इतिहास में बहुत से नाम हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो सोने के अक्षरों में लिखा गया है। सिकंदर, एक ऐसा योद्धा जिसका सपना था पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना। और कमाल की बात यह है कि उसने ये सपना लगभग पूरा भी कर लिया था, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी जीत होनी थी वो अधूरी रह गई। तो चलिए आज सिकंदर के उसी अधूरे सपने की कहानी में चलते हैं, उसके रहस्यमयी भारत अभियान को समझते हैं। हाँ, पर सवाल तो यही है ना कि जो इंसान विश्व विजेता कहलाता था, जो पूरी दुनिया को जीतता आ रहा था, वो आखिर भारत की दहलीज से खाली हाथ वापस क्यों चला गया? क्या उसे किसी ने हरा दिया था या कहानी कुछ और ही थी? कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया? अब इस पहेली को अगर सुलझाना है तो सबसे पहले हमें उस शख्स को जानना होगा जिसे दुनिया सिकंदर महान कहती है। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत करते हैं सिकंदर के परिचय से। तो बात है 356 ईसा पूर्व की। सिकंदर का जन्म हुआ और ऐसा लगता है कि उसकी किस्मत में ही दुनिया पर राज करना लिखा था। देखिए, उसके पिता थे फिलिप, मकदूनिया के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा। लेकिन एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब सिकंदर सिर्फ 20 साल का था। उसके पिता की हत्या कर दी गई और बस उसी वक्त इस नौजवान के कंधों पर एक बहुत बड़े साम्राज्य की पूरी जिम्मेदारी आ गई। लेकिन एक मिनट, सिकंदर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसकी असली ताकत, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका दिमाग। और जानते हैं इस दिमाग को किसने तराशा था? उस दौर के सबसे बड़े दार्शनिक अरस्तू ने। जरा सोचिए, एक तरफ तो तलवार की धार और दूसरी तरफ ज्ञान का अथाह सागर। बस इसी कॉम्बिनेशन ने सिकंदर को सिकंदर महान बनाया। तो फिर इसी ज्ञान और अपनी बेमिसाल फौजी ताकत के साथ सिकंदर ने अपनी नजरें घुमाई और उन्हें टिका दिया दुनिया के सबसे अमीर और सबसे रहस्यमयी देश पर, भारत। और बस यहीं से शुरू होता है उसका सबसे बड़ा और उसका आखिरी अभियान। साल था 326 ईसा पूर्व। सिकंदर की वो सेना जिसे कोई हरा नहीं सका था, जिसे अजय माना जाता था, उसने भारत की धरती पर अपने कदम रखे। और ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव था। एक ऐसा टकराव जो इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और देखिए, सिकंदर अकेला भी नहीं था। जमीन पर उसकी सेना की कमान कौन संभाल रहा था? उसका सबसे वफादार सेनापति सेल्यूकस निकेटर। और सिंधु नदी के पानी पर उसके जहाजों को लीड कर रहा था नियार्कस। मतलब ये एक ऐसी जबरदस्त मिलिट्री मशीन थी जिसे कोई रोक ही नहीं सकता था, या कम से कम उन्हें तो ऐसा ही लगता था। भारत में कदम रखते ही सिकंदर का सामना हुआ एक ऐसे हिंदुस्तानी शेर से जिसने उसे पहली बार ये एहसास दिलाया कि ये जमीन जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम बात कर रहे हैं राजा पोरस के साथ हुई उस ऐतिहासिक लड़ाई की, जिसने सिकंदर की पूरी सेना को सचमुच हिलाकर रख दिया था। इतिहास में इस लड़ाई को बैटल ऑफ हाइड्रोस्पीस या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये एक तरफ थे पंजाब के गौरव राजा पोरस और दूसरे तरफ दुनिया का विजेता सिकंदर। और इन दोनों के बीच ये एक ऐसी जबरदस्त जंग थी जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती थी। ये सच में दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों की लड़ाई का टकराव था। सोचिए, एक तरफ सिकंदर की एकदम डिसिप्लिन्ड मैसेडोनियन फौज, तो दूसरी तरफ अपनी धरती के लिए जान देने को तैयार राजा पोरस के सैनिक। और हाँ, उनके पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जिसे देकर यूनानी सैनिकों की तो रूह कांप गई थी। वो थे विशालकाय युद्ध हाथी। ये किसी चलते फिरते किले से कम नहीं थे। खैर, पोरस पर जीत तो सिकंदर को मिल गई, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बहुत भारी चुकानी पड़ी। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा टर्न लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। कमाल की बात यह है कि सिकंदर को रोकने वाला कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि वो थी एक नदी। उस नदी का नाम था व्यास नदी। सिकंदर की जो थकी हारी सेना थी वो बस इसी नदी के किनारे आकर रुक गई, थम गई। और ये नदी सिर्फ पानी की एक धारा नहीं थी, नहीं, ये सिकंदर के विश्व विजय के सपने और असलियत के बीच की आखिरी दीवार बन गई थी। सोचिए, 10 साल से लगातार लड़ते लड़ते घर से हजारों मील दूर सिकंदर के सैनिकों का सब्र अब जवाब दे गया था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो व्यास नदी को पार नहीं करेंगे। बस ये उस विश्व विजेता के लिए सबसे बड़ी हार थी। और ये हार उसे किसी जंग के मैदान में नहीं मिली, बल्कि अपने ही लोगों से मिली थी। अब अपने ही सैनिकों के इस विद्रोह के आगे दुनिया जीतने वाले सिकंदर को भी झुकना पड़ा। और यहीं से शुरू हुई उसकी घर वापसी की यात्रा।
एक ऐसी यात्रा जो उसकी आखिरी यात्रा साबित हुई। 325 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत से वापसी का वो मुश्किल जमीनी रास्ता चुना, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो कभी अपने वतन, अपनी मातृभूमि वापस पहुंच ही नहीं पाया। ठीक 2 साल बाद 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन शहर में इस महान विजेता की बड़ी ही रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। और क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि उस वक्त उसकी उम्र क्या थी? सिर्फ 33 साल। सोचिए, सिर्फ 33 साल। एक ऐसी उम्र जिसमें ज्यादातर लोग तो अपनी जिंदगी सही से शुरू भी नहीं कर पाते। उस उम्र में सिकंदर ने पूरी दुनिया का इतिहास लिख डाला। तो सिकंदर तो चला गया, लेकिन जाते जाते भारत की धरती पर अपनी एक निशानी जरूर छोड़ गया। उसका एक बहुत ही प्यारा घोड़ा था जिसका नाम था बुसेफिला। वो झेलम की लड़ाई में मारा गया था, तो अपने उसी वफादार साथी के सम्मान में उसने झेलम नदी के किनारे एक शहर बसाया जिसका नाम रखा बुसेफिला। ये शहर आज भी उसकी कहानी कहता है। और ये पूरी कहानी हमें इतिहास के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या होता अगर? जरा सोचिए, अगर उस दिन सिकंदर की सेना ने वो व्यास नदी पार कर ली होती तो क्या होता? अगर उनका सामना मगध के नंद साम्राज्य की उस विशाल सेना से होता तब क्या होता? क्या आज भारत का और शायद पूरी दुनिया का इतिहास कुछ और होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अब हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में ही दफन रहेगा।